Hello dear friends, welcome back to our channel e-learning classes. I am गगनप्रीत कौर। हम आज जानेंगे इमाइल दरखैम के बारे में। हमने अपनी पहली वीडियोस में भी इमाइल दरखैम के बारे में सब कुछ जान रखा है, बट वो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो बना के रखी है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो सब की एक समरी है। मतलब अगर आपने इन फ्यूचर कभी इमाइल दरखैम के बारे में जानना होगा तो आपको एक ही वीडियो में उनकी सारी थ्योरीज, उनके इम्पॉर्टेंट बुक्स सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे सोशल फैक्ट्स, डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, रिलीजन एंड उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो आप देख रहे होंगे इस इंसान को, एक महापुरुष हैं, इमाइल दरखैम इसको कहते हैं। इनका जन्म होता है 15 अप्रैल को 1858 में और इनकी डेथ होती है 15 नवंबर 1917 में। इनको हम फादर ऑफ एकेडमिक सोशियोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही हमारे सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी को लाया। इन्होंने ही सबसे पहले सोशियोलॉजी को पढ़ाया, जिसकी वजह से इनको एकेडमिक सोशियोलॉजी के फादर कहते हैं। और जो सोशियोलॉजी के फादर हैं वो हैं ऑगस्ट कॉम्टे, राइट। ही बिलोंग टू सिंथेटिक स्कूल। अब ये सिंथेटिक स्कूल क्या होता है ना, है ना क्वेश्चन। ये जो स्कूल्स होते हैं हमारे सोशियोलॉजी में, उसका मतलब होता है कि किसी एक ही तरह की सोच विचार के अकॉर्डिंग अपनी सोच रखना, किसी एक ही विचार के अकॉर्डिंग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना। जैसे जो सिंथेटिक स्कूल के जो लोग होते हैं वो करते हैं स्टडी पूरी के पूरे सोसाइटी की, पूरे के पूरे समाज की, कि समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी कि इन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी को पढ़ाया था। इनके लिए जो सोसाइटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि जो सोसाइटी है वही हर चीज़ में काम करती है, चाहे वो हमारे मन में कोई बातों का आना है, चाहे वो हमारे जीवन में कोई घटनाओं का होना है, चाहे हमारा एक डिवीज़न होना है किसी कास्ट में, क्लास में, लेबर में, वो सारे का सारा कौन करता है? सोसाइटी। एग्जाम्पल के लिए कि हर कोई ये चाहता है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, चाहे एक अच्छी सैलरी पैकेज का बन जाए, ठीक है, चाहे एक अच्छी सैलरी पैकेज का वो एक ऑफिसर बन जाए, या फिर वो एक आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन जाए। ये चीज़ें हमारे मन में क्यों आती हैं? क्योंकि जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज है, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें कहते हैं बार बार कि आपको यही चीज़ें करनी है, तभी आपका कैरियर, आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। हमें ये नहीं कहा जाता कि आप पीएन बन जाओ। ऐसा क्यों? हमें क्यों नहीं कहा जाता कि आप पीएन बन जाओ, जो एक नॉर्मल सी जॉब कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो मर्जी कर लो। हमारा समाज, हमारा परिवार ऐसा कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि उनको होता है कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, उसका कैरियर बन जाए, राइट। इसलिए जो भी हमारे मन में थॉट्स आती हैं, चाहे अपने कैरियर के लिए आती हैं, चाहे अपने इंडिविजुअल्स के लिए आती हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारा परिवार या हमारे समाज की वजह से ही होती हैं, राइट। इन्होंने एक बुक लिखी थी सुसाइड के ऊपर, जो कि बहुत ही फेमस बुक रही थी, थ्योरी रही थी, और इसी के बेस पे आज भी इस महान पुरुष की जो थ्योरी है वो हमें पढ़ने को मिलती है। चाहे हम बीए में हैं, चाहे हम एमए में हैं, चाहे हम पीएचडी भी कर रहे हैं, चाहे आगे हम कोई रिसर्च भी करेंगे जो इंडिविजुअल के ऊपर होगी, या किसी की केस स्टडी होगी, या किसी की केस स्टडी होगी जिसने सुसाइड करा होगा, तो उसमें भी इनकी जो थ्योरी है वो हमारे काम आएगी, राइट। और आने वाली जो जनरेशन्स हैं, अगर वो भी कभी अपनी रिसर्च सुसाइड पे करना चाहेंगे तो उनमें भी इमाइल दरखैम की जो सुसाइड की थ्योरी है, और उनके लिए भी जो इमाइल दरखैम की सुसाइड की थ्योरी है वो काम आएगी। इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में से कुछ टॉपिक्स हमारे सोशियोलॉजी में लेकर आए, जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और जो सुसाइड है वो साइकोलॉजी का टॉपिक है, राइट। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राइब है अरुंता,
वहाँ पे उनकी रिलीजन की स्टडी करी है। इन्होंने रीज़न ऑफ लेबर एंड सुसाइड दिया है, जो कि समाज के कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें सुसाइड या डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे होता है और समाज इसको कैसे पूरा करता है, समाज से ये कैसे, समाज इनको कैसे प्रभावित करता है, ये सब चीज़ें भी इन्होंने अपनी थ्योरी में बताई हैं। इन्होंने सोशल फैक्ट्स दिए हैं जैसे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल में क्या है जिसको हम देख सकते हैं, नॉन मटेरियल में क्या है जिसको हम देख नहीं सकते। इन्होंने मोरल डेंसिटी मतलब कि एक नैतिक घनत्व और सोशल कोहेशन मतलब कि सामाजिक एकता के बारे में बताया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजन के बारे में बताया है कि जो रिलीजन है वो सभी चीज़ों को जोड़कर रखता है, चाहे वो समाज है, परिवार है, लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी लोगों को, इन सभी चीज़ों को जो धर्म है वो जोड़ कर रखता है। अंडरस्टैंड। इन्होंने लॉज दिए हैं मतलब कि रिपर्सिव लॉ, जैसे कि ओल्ड जो हमारे ट्रेडिशनल होते हैं, एक होते हैं रेस्टिट्यूटिव मतलब कि जो मॉडर्न लॉ होते हैं, राइट। इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो कोर्सिव पाशन डाउन ऑफ डोमिनेंट आइडियाज़ है टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि जो शिक्षा के प्रमुख विचार हैं वो अगली पीढ़ी तक ज़बरदस्ती पहुंचाना। ठीक है, इसका इन्होंने दोष लगाया है किस पर, शिक्षा के ऊपर, कि जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है वो जो एक टिपिकल जो नियम कानून होते हैं वो हमारी एजुकेशन के बेस पे ही हमारी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाए जाते हैं। इन्होंने सोसाइटी को सिंपल, सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी एंड सिंपली कंपाउंडेड सोसाइटी में डिवाइड करा। इन्होंने सैक्रेड एंड प्रोफान के बारे में भी बताया। सैक्रेड मतलब पवित्र चीज़ें जैसे गुरु ग्रंथ साहब, जैसे हरमंदिर साहब, जैसे गीता, जैसे रामायण महाभारत, और अपवित्र जैसे कुछ गलत चीज़ें, राइट। इन्होंने जो अपनी स्टडी करी है वो मल्टी वेरिएंट एनालिसिस करा है, इनडायरेक्ट मेथड करा है, कॉन्कॉमिनेंट वेरिएशन यूज़ करा है, हिस्टोरिकल का यूज़ करा है, फंक्शनल एनालिसिस का यूज़ करा है, इंडक्टिव मेथड का यूज़ करा है। और इन्होंने कहा है कि जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो क्या है, जब एक गौरवशाली समाज बनेगा, जब एक समाज एक अच्छा और एक ग्लोरीफाइड समाज बन जाएगा, तब वहाँ पे एक हेवन का निर्माण होगा, तब वहाँ पे एक स्वर्ग का निर्माण होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, हम उनकी थ्योरीज के ऊपर चलते हैं, जो कि है फर्स्ट सोशल फैक्ट्स, जो हमारे समाज में तथ्य हैं जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जिसको हमारे ऊपर लागू करा जाता है। सो आज हम उनके बारे में जानेंगे। दरखिम ने कहा कि व्यक्ति के बाहर जो कार्य करता है, या सोचता है, महसूस करता है, वो क्या करता है, जो उसका क्या करने का तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं सोशल फैक्ट्स। कि एक व्यक्ति जो कुछ सोचता है, समझता है, या उसके काम करने का तरीका है, ये चीज़ें उसको कहाँ से मिली, जब उसको सोशल फैक्ट्स मिले, राइट। ये या तो ज़बरदस्ती होता है या फिर वो शुरू से ही ऐसा करता जा रहा है, करता जा रहा है कि उसको आदत हो गई है, राइट। जैसे सोशल फैक्ट्स में हम कह सकते हैं जैसे बड़ों को प्रणाम करना। ये सबसे पहले जब हमने शुरू करा था तो हमसे ज़बरदस्ती करवाया जाता था कि हाँ आपको आपने बड़ों को जय करनी है तो आपको टॉफ़ी मिल जाएगी, लालच देकर, आपको डांट पड़ेगी डर देकर, है ना। तो तब हमसे एक ज़बरदस्ती होता था, फिर वो धीरे धीरे हमारी आदत में आ गया। तो जब भी हम बड़े को मिलते हैं, जब भी हम किसी बड़े को मिलते हैं तो उसको पैरी हाथ हम ज़रूर लगाते हैं, राइट। जो सोशल फैक्ट्स है ना, वो क्या है, वो एक ऐसी अवधारणा है जिसको पहली बार इमाइल दरखाइम ने ही अपनी बुक में द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में कहा था। बुक्स का नाम
और कब लिखी गई थी, इन दोनों को याद रखना। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें कि जो भी बाहरी ताकतें हैं जो हमारे व्यवहार को, हमारे विचारों को बनाती हैं, उनको हम कहते हैं सोशल फैक्ट्स। जैसे मैंने जैसे मैंने ये स्पेक्स पहनी है, मैंने अपने अच्छे से बाल बना के रखे हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सोशल फैक्ट्स ही हैं कि टीचिंग कैसे करवानी है, कैसे समझाना है, कैसे अपने पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है ताकि बच्चों को हर चीज़ समझ में आए। तो ये चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि मैंने जब एक सोशल फैक्ट्स में देखा, जब अपने समाज में देखा कि समाज में लोग कैसे टीच कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को इंटरेक्टिव टीचिंग मिल रही है, तो उनसे मैंने सीखा और अपने व्यवहार में, अपने सोच में, अपने विचारों में उसको लेकर आई। तो ऐसे ही जो हमारे मन में विचार आते हैं, जहाँ हमारे जैसा भी हमारा व्यवहार रहता होता है और जैसा भी हमारा व्यवहार रहता है, बिहेवियर रहता है, वो सारे का सारा जो बाहरी जो लोग होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, राइट। हमें दिखता नहीं है कि वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, बट हमारा जो मन होता है, हमारा जो माइंड होता है, उनसे बार बार वो चीज़ें सुन सुनकर ज़्यादा उसको आदत हो जाती है कि वो वही चीज़ें करने लगता है और उसको पता भी नहीं चलता कि वो किसी दूसरे के हाथ में कठपुतली की तरह काम कर रहा है, राइट। और जो इसका निर्माण होता है वो कोई सिंगल व्यक्ति नहीं करता कि आपको किसी ए पर्सन ने कहा कि आप ऐसा ऐसा कर लो, ऐसी ऐसी टीचिंग होती है, नहीं कर सकते। हम किसी एक पे तो विश्वास कर ही नहीं सकते जब तक कि जब तक हम ये ना देखें कि पूरे के पूरे जो टीचिंग लाइन में जो लोग होते हैं वो इसी तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं, राइट। इसी वजह से जो सोशल फैक्ट्स हैं उनका निर्माण एक सिंगल पर्सन नहीं, पूरे का पूरा समाज करता है, राइट। अब सोशल फैक्ट्स के कुछ उदाहरणें देख लेते हैं, जैसे नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, जो मानदंड होते हैं। जैसे समाज में कुछ लिखित कानून होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपने किसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो तो आपने वैसा ही करना है। जैसे कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कौन सिखाता है, जब एक टिपिकल तरीके से, जब एक ज़बरदस्ती तरीके से हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, राइट। जैसे आप मंदिरों में या गुरुद्वारों में मॉडर्न जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनकर नहीं जा सकते, आप शॉर्ट्स पहनकर नहीं जा सकते। वहीं अगर आप चर्च में हो तो आप वहाँ पे जूते पहनकर भी जा सकते हो, पर मंदिरों और गुरुद्वारों में आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको एक नियमबद्ध तरीके से सिखाया गया है, एक मानदंड, एक नॉर्म्स प्रोवाइड करे गए हैं कि आपने इस सिचुएशन में ऐसा करना है और अलग सिचुएशन में अलग चीज़ें करनी है, राइट। नेक्स्ट है वैल्यू सिस्टम। अब ये मूल्य क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का जो प्राइस होता है, जो कीमत होती है, उसको ही हम वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये मेरा फ़ोन है तो ये मेरे पास है, तो इसकी मुझे वैल्यू है कि इसको मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। बट कोई दूसरा पर्सन है, उसके लिए इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। वो इसको तोड़ सकता है, इसको फेंक सकता है, इसको ख़राब कर सकता है, राइट। मतलब किसी इंसान के लिए किसी अगर किसी इंसान के लिए किसी सब्जेक्ट की या किसी ऑब्जेक्ट की अगर कोई वैल्यू है, कोई कीमत है, तो उसको ही हम कहते हैं वैल्यू करना, राइट। और जो समाज होता है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ही वैल्यू करता है। जैसे आपने अगर लव मैरिज करवानी है तो अपनी कास्ट के अंदर ही करवानी है। अगर आपने अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करवाई तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से देखा जाएगा, और वहीं अगर आपने लव मैरिज करवाई तो आपको एक बुरी नज़र से देखा जाएगा कि इसने तो अपनी मर्ज़ी से शादी करी है, राइट। सो इन चीज़ों में जो परिवार होता है, समाज होता है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, राइट। नेक्स्ट आ गया इंस्टीट्यूशंस।
ये जो होते हैं वो भी हमारे जो सोशल फैक्ट्स हैं इनको बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमारा एक स्कूल हो गया, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमारा एक धार्मिक स्थान हो गया, तो वहाँ पे हमें जो भी सिखाएंगे, जो भी समझाएंगे, जो भी चीज़ें हमें बताई जाएंगी, उसको हम देख के समझ के अपने बिहेवियर में, तो उन चीज़ों को हम समझ के देख के अपने बिहेवियर में ले आएंगे, राइट। जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता है सच बोलना है, पर सच कोई भी नहीं बोलता, बहुत रेयर बोलते हैं। बड़ों का आदर करना है, राइट। स्कूल में एक अच्छी ड्रेस पहनकर, साफ सुथरी पहनकर आनी है। जो हमारा कानून सिस्टम है वहाँ पे जो भी चीज़ें हमें बताई गई हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनको पूरा करना है। तो ये चीज़ें हमें संस्थाएं सिखाती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हमें सिखाते हैं, राइट। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो या तो मटेरियल होते हैं या फिर नॉन मटेरियल होते हैं। एक तो है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, पैसे हैं, कोई टूल है, राइट, हम तो उनको देख सकते हैं। बट नॉन मटेरियल में क्या है जिसको हम देख ही नहीं सकते, वो वर्बली ही जाता है, वो महसूस करा जाता है। जैसे प्यार है, गुस्सा है, किसी को नफरत करना है, किसी के बारे में चुगली करनी है, बुराई करनी है, तो ये चीज़ें तो हमें महसूस होंगी जहाँ हम उसकी कल्पना करेंगे, राइट। बट मटेरियल में क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे आप मेरे को अब देख रहे हो, मैं एक्चुअल में आपको पढ़ा रही हूँ। दूसरी तरफ आप इमेजिनेशन करते रहो कि मैडम पढ़ा रहे हैं, अपने मन में आप महसूस करते हो कि हाँ मैडम मेरे हमारे सामने आकर हमें पढ़ा रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ें एक नॉन मटेरियल में चली जाएंगी और मटेरियल में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपको दिख रहा है, राइट। तो नॉन मटेरियल क्या रहेगा, जो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे बिलीव्स हैं कि कि मरने के बाद जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, उसको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। बट किसी को नहीं पता कि क्या प्राप्त होता है। बट हमें विश्वास है कि ऐसा होता होगा, तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने, तो वो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, राइट। दरखिम ने कहा कि जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो सामाजिक जो व्यवस्था है, जो सोशल ऑर्डर है, उसको बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। और वो हमसे अपेक्षा करी जाती है कि जो अलग अलग परिस्थितियाँ अगर आ जाती हैं कभी हमारे बिहेवियर में, या हमारे इंडिविजुअल में, या हमारे समाज में, तो हमें तब क्या करना है, राइट। जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो हमारी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है उसको पहचान करने में, और जो अपनेपन की भावना होती है उसको पैदा करने में हेल्प करते हैं, राइट। सोशल फैक्ट्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो समाज है वो कैसे काम कर रहा है, राइट। और जो हमारा व्यवहार है उसको आकार देने में हेल्प करता है। और जो हम खुद लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो आपस की जो दुनिया है, जो आसपास की दुनिया है, उसको भी हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट, कि समाज कैसे काम करता है। सेकंड, जो हमारा बिहेवियर है वो कैसा होगा। थर्ड, कि जो हमारे आसपास की दुनिया है वो किस तरह से काम करेगी, जो किस तरह से एक बेहतर ढंग से काम कर सकती है, तो उनको समझने में हमारे सोशल फैक्ट्स काम में आते हैं। अंडरस्टैंड। तो सोशल फैक्टर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं, जैसे बाहरता, मतलब कि जो बाहरी तरीकों से हमारे बिहेवियर को, हमारी सोच को, हमारे विचारों को कंट्रोल करा जाता है, जो उस पर प्रभाव डाला जाता है, राइट। तो इसका जो निर्माण होता है वो एक सिंगल इंसान नहीं बल्कि पूरे का पूरा एक समाज करता है। सेकंड होता है ज़बरदस्ती, कि सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो हमें ज़बरदस्ती से सिखाए जाते हैं कि आपको सच बोलना है, नैतिक बनना है, बड़ों का आदर करना है, कानूनों के अंडर अपने सारे काम करने हैं, राइट। किसी को मारना नहीं है,
किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, ये हमें सिखाया जाता है। जो पहले ज़बरदस्ती होता है, फिर हम उसके ऐसे आदी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ज़बरदस्ती सिखाया गया था और हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती हैं। जैसे एक इंसान है, वो चाहता है कि वो सिंगर बन जाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक बिजनेस शुरू करूँ, चाहे मैं एक सिंगर बन जाऊँ, बट मेरा समाज क्या कहेगा कि नहीं, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपने टीचिंग लाइन में जाना है, आपने प्रोफेसर बनना है, राइट। तो हमें वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जो हमारे समाज में एक चलती आ रही हैं। वो एक सिंगल पर्सन की सोच नहीं होगी, वो एक पूरे के पूरे समाज, पूरी की पूरी फैमिली की होगी कि आपने ये चीज़ करो तो आपका जो कैरियर है, आपका जो फ्यूचर है, वो सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यता। जो सामाजिक फैक्ट्स होते हैं, जो सोशल फैक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सामान्य प्रकृति के होते हैं, जनरल नेचर के होते हैं। वो सभी सदस्यों पर लागू होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोगों पे ही लागू होंगे, या सिर्फ पंजाब के लोगों पे ही लागू होंगे, या बिहार के लोगों पे ही लागू होंगे। वो सारे के सारे समाज, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, रशिया है, वो सभी लोगों पे एक तरह के होंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अनाथ बच्चे हैं, तो उनको क्या होगा कि उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगी, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे वो किसी फॉरेन कंट्री में रहे। नजायज बच्चा है तो उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़र से नहीं देखा जाएगा, राइट, जितने कि एक वैध बच्चे को देखा जाएगा कि ये इसके मोम डैड हैं, राइट, या ये यहाँ पे रहते हैं। वहीं पर अगर कोई इलिजिमेट चाइल्ड होगा तो उसको ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं मिलेगा, उसको ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है सुई जेनरिस। इसका मीनिंग है कि जो सोसाइटी है वो अपने आप ही पैदा हो जाती है, राइट। इसमें कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होता, एक सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं बनाई गई, ये अपने आप ही अपने आप को बिल्डअप करती रहती है, राइट। अब हम इसके टाइप देख लेते हैं सोशल फैक्ट्स के। जैसे इंस्टीट्यूशनल, जिसमें हम देखते हैं रिलीजन, धर्म है, एजुकेशन सिस्टम है, राइट, मोरालिटी है, विच आर एक्सेप्टेड। मोरालिटी मतलब कि जो हमारी एक नैतिकता होती है, वो हम एक तरीके में एक इंस्टीट्यूट में ही सीखते हैं, राइट। और एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल टाइप से। हमने देखा इंस्टीट्यूशनल, जैसे रिलीजन हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल में है, जैसे राइस स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि जो अपने आप ही बहुत जल्दी जल्दी से चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जैसे कि दंगे, आत्महत्या। ये कोई सिंगल इंसान के मन में आई बातें नहीं होती, ये अचानक होती हैं। पर इसके पीछे की पूरी पूरी इसके पीछे पूरे का पूरा समाज, उसके स्ट्रक्चर, उसकी कैसे वो एक्ट कर रहा है, इसका पूरा इम्पैक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल। इसमें क्या होता है कि जो गलत है, जैसे आत्महत्या, अपराध की दर वो बढ़ जाती है, जो समाजशास्त्र से बाहर है लेकिन अच्छा भी नहीं है। मतलब पैथेटिक हो जाना, मतलब गंदा हो जाना, भद्दा हो जाना, बुरा हो जाना। जैसे एक समाज में अगर आत्महत्याएं हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, तो एक पैथेटिक सिचुएशन बन जाती है जो कि गलत है, राइट। स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल, इसका क्या मतलब हुआ, संरचनात्मक रूपात्मक, मतलब जो भौतिक रूप से हमें दिखाई देता है, स्ट्रक्चर बना हुआ, जैसे कि बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, मंदिर है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, गुरुद्वारा है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हमें दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल। एग्जाम्पल के लिए, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही हमें पूरे के पूरे अपने सिस्टम को ढालना पड़ता है, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे हम वेस्टर्न कपड़े पहनकर गुरुद्वारा में या मंदिर में नहीं जा सकते, राइट।
हम चप्पल पहनकर गुरुद्वारा मंदिर में नहीं जा सकते, पर हम चर्च में जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सोशल फैक्ट्स की स्टडी कैसे होती है। पहले तो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कि सोशल फैक्ट्स हम सीखते कैसे हैं, ऑब्जर्वेशन से। जैसे हमारे माता पिता करते हैं वैसे हम लोग करने लग जाते हैं। अगर हमारे माता पिता बड़े बुजुर्गों की हेल्प करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो हम भी वही सीखते हैं। अगर वो उनकी बुराई करते हैं, वो उनको मारते हैं, वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो चीज़ें हम सीखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे चूड़ा पहनना है, मंगलसूत्र पहनना है, तो ये चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? हमारी माताओं से, जो हमें दिखती हैं कि जब उनकी शादी होती है, जब हमारी चाचियाँ होती हैं, जब उनकी शादी हुई थी तो वो चूड़ा पहन कर आई थी, मंगलसूत्र पहन कर आई थी। तो जब हमारी शादी होगी तो हमें भी वही कुछ ही करना है, राइट। अगर सिख हो तो आपने टर्बन पहनी ही है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिली? हमारी ऑब्जर्वेशन से, जो हमने देखा। एक रूल है क्लासिफिकेशन का, मतलब कि हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे परिवार हैं, उनके कई टाइप्स हैं, जैसे न्यूक्लियर है, जॉइंट है, तो हम उनको वर्गीकरण करके देखते हैं कि ये एक एरिया है, यहाँ पे जॉइंट फैमिली रह रही है, और उनका जो कल्चर है, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, और एक साइड न्यूक्लियर फैमिली रह रही है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या बिहेवियर है, राइट। तो अगर हमने किसी दो चीज़ों को समझना है तो उनको हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, उनको हम बांट देंगे, ताकि हमें एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब कि भेद कर देना। जैसे सामान्य और पैथोलॉजिकल के बीच अंतर कर देना। जो एक जनरल चीज़ें हो रही हैं और जो पैथेटिक सिचुएशंस आ रही हैं, इन दोनों के बीच में भेद कर देना, राइट। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कि स्पष्टीकरण करना कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, राइट। जैसे साइंटिफिक मेथड करते हैं हम, उसमें हम हर चीज़ को बताते हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं, कौन से मेजरमेंट से हुई हैं, कौन से केमिकल के थ्रू हुई हैं, तो वो सारा एक्सप्लेनेशन के बीच में आ जाता है। अब जो सोशल फैक्ट्स हैं वो समाज शास्त्र में अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो जो समाज में हो रही घटनाएं हैं उनको समझने में हमारी हेल्प करते हैं कि समाज कैसे काम कर रहा है, और जो हमारा व्यवहार है वो बाहरी ताकतों के द्वारा कैसे आकार में आ रहा है, मतलब कैसे नियंत्रित में आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें सोशल फैक्ट्स के थ्रू समझने को मिलती हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, जो कि है डिवीज़न ऑफ लेबर का। मतलब कि 5-6 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, इन तीनों की स्किल अलग अलग है। तो इसको ए बंदे को कोई और काम दे देंगे, बी बंदे को कोई और काम दे देंगे, और सी इंसान को कोई और काम दे देंगे, राइट। मतलब इंसानों को, व्यक्तियों को उनकी स्किल, उनके टैलेंट, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनको बांट देना, उनके कार्यों को बांट देना, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है काम की वो अच्छे से निकल के आ सके। जो श्रम विभाजन है इसका मतलब है कि लोगों या संगठनों का जो कौशल है या उनके उपकरणों के अनुसार व्यक्तियों या संगठनों के कार्यों में आवंटन करना। मतलब कि व्यक्ति के पास कौन सी स्किल है, कौन सी कौशल है, कौन सा उसके पास टूल है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके काम को डिवाइड कर देना, राइट। जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है, काम की प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ा देना, ठीक है, उसको बढ़ाना, इसको हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो एक इंसान पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता, तो हमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने अपने स्किल में, अपने अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होंगे, राइट। तो हम उनको हायर करेंगे ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छे से हो सके। एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी
द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, 1776 में, जिन्होंने कहा था कि अगर हम टास्क को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देंगे तो एक तो हमें जो उनको सर्विस देने के बदले में पैसे देने हैं वो कम हो जाएंगे, एंड जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, और जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्टिविटी है उसकी, वो बढ़ जाएगी, राइट। अब जो इमाइल डर्कहाइम है वो तो रहे समाजशास्त्री, तो उन्होंने समाज शास्त्र में, हमारे सोशियोलॉजी में डिवीजन ऑफ लेबर लेकर आए। तो ये क्यों लेकर आए, इसके पीछे एक रीज़न था। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। उन्होंने कहा कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो एक सोशल फिनोमिना है, क्या है, एक सामाजिक घटना है। वो पैसों के लिए भी होती है बट वो मोस्टली होती है समाज के कारण। एक तो इमाइल दरखाइम समाजशास्त्री हैं, सेकंड उन्होंने अपनी हर थ्योरी में समाजशास्त्र को और सेकंड उन्होंने अपनी हर थ्योरी में समाज को इतना जोड़ा है, इतना जोड़ा है कि हर चीज़ ऑल इन ऑल है समाज के अंडर, कि हर चीज़ ऑल इन ऑल है समाज के द्वारा। सो उन्होंने बोला कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो एक सोशल फिनोमिना है, और ये बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालता है हमारे सोसाइटी के ऊपर। अगर हम डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं तो वो हमारा एक पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है और नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है ये हम आगे जानेंगे। अब दरखीम ने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने कहा कि जो श्रम का विभाजन है, जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो समाज में एकजुटता तो लाता है कि हर समाज में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने वाले जो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में आत्मनिर्भर तो नहीं है, आपस में लोगों के ऊपर निर्भर हैं। तो उससे क्या होता है कि उनमें एकजुटता आती है, कोहेशन वाली फीलिंग आती है, सोलिडेरिटी की फीलिंग आती है, राइट। जिससे क्या होता है, सोशल ऑर्डर बन जाता है। कि एक तो जो DOL है, मतलब कि डिवीज़न ऑफ लेबर, जो DOL है वो समाज में एकजुटता लाता है, राइट। क्योंकि जो लोग होते हैं वो आपस में आत्मनिर्भर नहीं होकर परस्पर निर्भरता में रहते हैं, लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच सोशल कोहेशन, सोशल सोलिडेरिटी की फीलिंग बन जाती है। नेक्स्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब कि हम जो लोग होते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं तो हमें सबकी फिक्र होती है कि अगर हम जल्दी निकल जाएंगे तो उसका काम कैसे होगा, वो उसको अगले को काम कैसे प्रोवाइड कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अपने काम को अच्छे से करते हैं ताकि दूसरे इंसान को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे क्या होता है, हमें समूह के प्रति एक चेतना का विकास होता है, राइट। जैसे हम अपनी मान्यताएं, अपने वैल्यू सिस्टम और मानदंडों से पैदा करते हैं, और जो सामूहिक चेतना है वो एक नैतिक मार्गदर्शन भी करती है लोगों का कि आपने कैसे किस इंसान से क्या काम करवाना है और किस तरह से बिहेव करना है, राइट। जो व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करती है और समाज में एकजुटता सुनिश्चित करती है। एक होता है शब्द एनोमी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज एनोमी। एनोमी होता है कि विसंगति की स्थिति, मतलब नियमों का, कानूनों का बिखराव हो जाना, लोग, मतलब कि नियम, कानून, कायदे कानून सब खत्म हो जाते हैं एनोमी में। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, राइट। विसंगति कब होती है, क्यों हमारे मन में किसी के प्रति गलत विचार आते हैं, क्यों हमारे मन में किसी अलग इंसान के लिए गलत विचार आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे मन में विसंगति आ जाए। मैं एक इंडिविजुअल के ऊपर लेकर जा रही हूँ, ये एक समाज के ऊपर है जो कि इंडिविजुअल से ही मिलकर बनता है।
क्यों एक समाज के लोग दूसरे समाज के बारे में गलत व्यवहार रखते हैं? जब एनोमी होती है, जब हमारे नियम कानून कायदे सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तब एनोमी की सिचुएशन पैदा होती है। ठीक है, जैसे जब व्यक्तियों ने कैसा व्यवहार करना है उसको स्पष्ट करने के कोई वैल्यू, कोई मानदंड, कोई नॉर्म्स नहीं रहते, तब एनोमी पैदा होती है। समाज में परिवर्तन या सामाजिक एकीकरण में जब गिरावट आती है तो ये इसका एक परिणाम है, राइट। और दरखिम कहते हैं कि जो विसंगति है, एनोमी है, वो क्या करती है, वो जो सामूहिक चेतना होती है उसको कमज़ोर कर देती है, कि सिर्फ सेल्फ सेंटर लोगों को बना देती है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे भ्रष्टाचार है, राइट, जो कि लोगों को संघर्ष की ओर ले जाता है। पोस्ट DOL मतलब कास्ट सिस्टम। जैसे हम कास्ट को नहीं मानते, हम मानते हैं कि हर जात का इंसान, हर कास्ट का इंसान बराबर है, बट हमें हमारे परिवार में, हमें हमारे समाज में, हमें हमारे ग्रंथों में ये सिखाया जाता है कि आपने अपने कास्ट को मानना है, आप एक उच्च जाति के हो, आपने निचली जाति के लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना है, शादी नहीं करनी है। तो ये चीज़ें हमें फोर्स्ड तरीके से करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि DOL से क्या होगा कि व्यक्ति में व्यक्तिवाद वाली फीलिंग आ जाएगी कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और बंदा काम ही नहीं कर सकता। अहंकारवाद आ जाएगा कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ, कि मेरे बिना कोई काम ही नहीं हो सकता उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो समाज है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, और इसमें व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा अगर व्यक्तिवाद ज़्यादा हो जाएगा तो समाज में जो एकीकरण है उसके साथ मिलकर उसको अहंवाद को जन्म हो जाएगा, तो अहंवाद का जन्म हो जाएगा, राइट, जिसमें सामाजिक एकजुटता में कमी आ जाएगी, राइट। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, बट इसको समझना, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे, राइट। अब दरखिम ने जो सॉलिडेरिटी है उसको दो चीज़ों में बांटा, एक है मैकेनिकल यांत्रिक, दूसरी है ऑर्गेनिक। मैकेनिकल तो वो है जो कि हमारी प्राचीन समाजों में, हमारे जो पुराने समाज है उसमें देखने को मिलती थी, जैसे जिसमें एक स्पेशल टास्क करने की जो विविधता थी वो कम थी। अगर कोई डॉक्टर है तो वो सभी चीज़ों को देख रहा है, चाहे उसको जुकाम हो रखा है, चाहे उसको बुखार हो रखा है, चाहे उसका सिर दर्द है, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो एक डॉक्टर सभी चीज़ों को देख रहा है। जी हमारे समाज, जो प्राचीन समाज है उसमें देखने को मिलती थी। अब मैकेनिकल जो सॉलिडारिटी है वो क्या है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या डिफरेंस रहता है कि मैकेनिकल जो है हमारा प्राइमरी सोसाइटी जो रही हैं, जो हमारा प्राचीन समाज रहा है उससे रिलेट है। तो उस टाइम पे वैद्य था, जो डॉक्टर था, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं आज के समय में, तो वो सभी प्रॉब्लम्स का हल प्रोवाइड करता था। चाहे किसी को खांसी है, चाहे किसी का गला खराब, चाहे किसी का पेट दर्द है, चाहे किसी की हड्डी टूट गई है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी की, तो वो उसको हेल्प करता था, और इसमें ज़्यादा कोई स्पेसिफिकेशन की फीलिंग नहीं थी, राइट। बट जब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आया तो क्या हुआ कि अलग अलग लोग अपने एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करने लगे, और वो अलग अलग बॉडी पार्ट के एक्सपर्ट बन गए। जैसे कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई ऑर्थो है, कोई गायनी है, कोई माइग्रेन का है, राइट। तो ऐसी जो विविधताएं हैं, ऐसी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ में आई। और मैकेनिकल में क्या थी कि एक बंदा, मतलब एक इंसान हर एक चीज़ को कर रहा है, पर ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ में क्या हुआ, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें हर इंसान अलग अलग काम को कर रहा है। दरखिम ने कलेक्टिव कॉन्शियस नाम का एक शब्द यूज़ करा है, उसमें उन्होंने कहा है कि समाज में जो सामाजिक ऑर्डर है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यू हैं, उसके द्वारा कायम करा जाता है।
उसको हम कहते हैं सामाजिक विवेक। जिसे हम कहते हैं ना, अपना विवेक यूज़ करो जिससे कि आप एक समाज में रह सकते हैं, समाज में एक अपनी अच्छी स्थिति बना सकते हैं, समाज में ऑर्डर रह सकता है, राइट। तो उन्होंने यही कहा कि जो हमारे वैल्यू सिस्टम है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, वो हमारे समाज को चलाने में और उसकी हेल्प करते हैं। कौन? सामाजिक विवेक, समूह, कौन? सामूहिक विवेक, कलेक्टिव कॉन्शियस, राइट। ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ वो होती हैं जो कि डिवीज़न ऑफ लेबर्स में बहुत ज़्यादा होता है, उनमें मीन्स मतलब कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा रहता है, ग्रेट डील होती है स्पेसिफिकेशन में, टास्क करने में, राइट। वो और हर चीज़ के लिए इंटरडिपेंड रहती हैं। जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिलता है, वहाँ पे रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दरखिम ने कहा कि जो DOL है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, राइट। पॉजिटिव साइड में क्या होगा कि डिवीज़न ऑफ लेबर से जो प्रोडक्टिविटी है, वो एफिशिएंसी है, वो तो इंक्रीज होगी, समाज में एकजुटता भी आएगी, राइट। लोगों को अपनी स्किल को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, प्रतिभा को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, राइट। और लोगों के बीच जो है परस्पर निर्भरता बनी रहती है और सहयोग की भावना बढ़ जाती है। पर नेगेटिव में क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो सेल्फिश हो जाएगा, उसको लगेगा कि मेरे बिना कोई काम ही नहीं हो सकता, है ना। तो वो अपनी जो कौशल है, जो अपनी प्रतिभा है, उसको इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि उसको लगा कि सारा काम मैं ही कर लूँगा, सारा काम मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तो उसमें एक अहंवाद, उसमें एक अहंकारवाद की फीलिंग आ जाएगी, राइट। और इससे अलगाव भी हो सकता है कि अपनी स्किल को बढ़ाने में, अपने काम को करने में वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो रहा है कि उसको अपना फैमिली टाइम, उसको अपनी किनशिप का टाइम देने का, किनशिप को टाइम देने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं समाज में कि लोग चाहते हैं कि उनकी स्किल, उनका टैलेंट, उनकी क्वालिफिकेशन तो बढ़ जाए, पर उसके लिए वो बहुत चीज़ें खो देते, जैसे अपना परिवार को समय देने का टाइम। धरकिम का कहना है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो सामाजिक प्रगति के लिए तो ठीक है कि उससे सामाजिक प्रगति होगी, लोग आपस में जुड़ेंगे, बात करेंगे, पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसको हमने अच्छे तरीके से नहीं संभाला तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो हमारी जैविक एकजुटता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है, तो इस पर क्या होता है कि लोगों का एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अपनी जो पहचान है वो साझा करते हैं और उद्देश्य की भावना भी होती है कि एक पर्पस रहता है अपनी हर चीज़ को शेयर करने का, अपनी हर चीज़, अपनी आइडेंटिटी को शेयर करने का, राइट। और जो दरखिम का DOL है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो समाजशास्त्र के साथ साथ जो और भी जो सामाजिक विज्ञान है उनमें भी प्रभावशाली रहा है। क्योंकि हमने क्या सीखा डिवीज़न ऑफ लेबर से कि लोग अपनी स्किल को इंक्रीज करते हैं, उनके पास जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है, राइट। और अगर वो ज़्यादा स्किल के हो जाएंगे, ज़्यादा उनको लगेगा कि हमारे बिना काम ही नहीं हो सकता, तो उनमें सेल्फिश की भावना आ जाएगी, इंडिविजुअलिज्म की भावना आ जाएगी, राइट। जो कि एक पूरे समाज के सोशल ऑर्डर को बनाने में जो इतनी मेहनत लगी है उसको खराब कर सकती है। अब ये समझना होगा कि उन्होंने इसका प्रयोग क्यों करा। उन्होंने अपनी सोशल फैक्ट्स की थ्योरी तो दी, हमने समझ ली, उन्होंने पर डिवीज़न ऑफ लेबर क्यों दिया? उसके पीछे का कारण था कि उस टाइम पर जो औद्योगिक विकास हो रहा था, उस टाइम पर इंडस्ट्रियल का विकास हो रहा था, ग्रोथ कर रहा था, और जो सामाजिक असमानता है, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बढ़ रहा था, और जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो भी बढ़ रही थी।
तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, जो इनमें प्रॉब्लम हो रही थी उसको समझने के लिए उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर को समाज के साथ जोड़कर हमें बताया कि इसके क्या नुकसान हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, राइट। उन्होंने कहा कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, एक तो कॉम्प्लेक्स सिद्धांत है, सूक्ष्म है, छोटा सिद्धांत है। अब कोई थ्योरी लिखेगा तो उसकी आलोचना तो होगी। तो बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनकी आलोचना करी कि ये बहुत ही नियतिवादी हो गए थे, मतलब इन्होंने स्पेसिफिक हो गए थे। तो बट फिर भी उन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्रीय चिंतन है, अध्ययन करना है, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। रिलीजन बाय इमाइल दरखाइम, कि रिलीजन के बारे में इमाइल दरखाइम ने अपने क्या विचार दिए हैं, अपनी थ्योरी में क्या कहा है, अपनी थ्योरी में क्या कहा है, ये सब अब हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इमाइल दरखाइम जो है वो एक प्रोमिनेंट फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, मतलब कि प्रमुख फ्रांसीसी समाजशास्त्र, जिन्होंने रिलीजन एंड सोशल फंक्शंस के बारे में एक व्यापक अध्ययन करा है कि धर्म का और उसका जो सामाजिक कार्य है कि वो कैसे समाज में अपना काम करता है, इसके बारे में भी बताया है। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी रिलीजन इन सिंपल सोसाइटी, बुक लिखी थी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, राइट। इन्होंने बताया कि जो समाज में धर्म है उसकी क्या वैल्यू है, समाज में धर्म कैसे काम करता है और धर्म का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें हमें समझाई गई हैं। अंडरस्टैंड। अब जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर में उन्होंने एडम स्मिथ को अपना गुरु माना था, ऐसे ही उन्होंने रिलीजन में डार्विन का जो प्रिंसिपल है, डार्विन का प्रिंसिपल कोई नहीं है, डार्विन ने जो सिद्धांत दिया है उसको इन्होंने फॉलो किया है, जो कि मेथोडोलॉजी है होलिज्म, राइट। और उनकी अकॉर्डिंगली जो सोसाइटी है वही गॉड है, कि जो समाज है वही परमात्मा है, क्योंकि वही हमें सब कुछ सिखाता है, उसी के दिखाए हुए रास्ते पे ही हम चलते हैं, चाहे वो हमारा परिवार है, चाहे वो हमारे परिवारों से बना हुआ एक समाज है। अंडरस्टैंड। उन्होंने टोटेमिज्म की स्टडी करी है। टोटेमिज्म मतलब क्या होता है, जैसे किसी पत्थर की पूजा कर लेना, किसी पेड़ की पूजा कर लेना, राइट। और उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब है अरुंता, उनकी स्टडी करी थी, उनकी रिलीजन की। वहाँ पे टोटेमिज्म, आपको पता है जो ट्राइबल्स होते हैं वो किसी पत्थर को पूजते हैं, किसी पेड़ को पूजते हैं, किसी जानवर को पूजते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे जाके अपनी स्टडी करी थी रिलीजन की। उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो मानव समाज का एक मूलभूत पहलू है, मतलब कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। अगर एक व्यक्ति ने समाज में रहना है तो उसको कोई ना कोई धर्म अपनाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ही है जो सभी लोगों को जोड़कर रखता है, उनको नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करता है, राइट। कि वो समाज में एकजुटता रखता है, सामूहिक चेतना रखता है और सामाजिक ऑर्डर को बनाए रखता है, राइट। उन्होंने धर्म के बारे में अपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि वो तो एक समाज में एकजुटता रखता है, मतलब कि अगर धर्म के अकॉर्डिंगली कोई चलेगा तो उसके साथ जो चलने वाले लोग होंगे उससे कनेक्ट हो जाएंगे। एक धर्म को मानने वाला कोई एक इंसान तो हो नहीं सकता, बहुत सारे लोग होंगे। जब एक ही तरह की सोच रखने वाले लोग चलेंगे तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, उनमें एक एकजुटता की भावना आ जाएगी। नेक्स्ट है कि ये कैसे होता है, क्योंकि एक इंसान और बहुत सारे इंसान जब मिलकर धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, विश्वास रखेंगे, प्रथाएं करेंगे, तो इनसे क्या होगा कि बहुत सारे लोग साथ आएंगे, साथ मिलेंगे, राइट, जिससे एक बड़े समुदाय का जन्म होगा। और जो धर्म है वो मूल्यों, मानदंडों, प्रतीकों का एक साझा सेट प्रदान करता है। एक धर्म को मानने वाले लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है, जो उनके नॉर्म्स हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, वो एक ही तरह के हो जाते हैं, वो अलग नहीं हो सकते, राइट। जिससे क्या होगा कि लोगों में एकजुटता आएगी और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, राइट।
नेक्स्ट है सामूहिक उत्साह। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक धर्म को मानने वाले लोग होंगे वो काफ़ी सारे सामाजिक अनुष्ठान करेंगे, राइट, जिससे क्या होगा कि वो सामाजिक जो समारोह होते हैं, सभाएं होती हैं, उसमें भाग लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक उत्साह आएगा कि हमारा धार्मिक समारोह है, हमारा धार्मिक सभा चल रही है, तो वो एक बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा देंगे, अपना एक बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे, जिससे उनमें एक साझा भावनात्मक ऊर्जा पैदा होगी, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जो अनुष्ठान हैं वो सामूहिक चेतना पैदा करते हैं, राइट, और जिसमें समाज में नैतिकता आती है और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। उन्होंने सैक्रड और प्रोफेन के बारे में बताया। सैक्रड होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे भगवत गीता है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहब हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र हैं। इसमें श्रद्धा, धार्मिक महत्व, इसकी भावना पैदा होती है जब हम एक सैक्रेड सिस्टम को, एक पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, राइट। और जो दूसरी तरफ अपवित्र चीज़ें होती हैं तो उनसे हमें ऐसा कोई लगाव नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक भगवत गीता है और हमारे पास एक सिंपल कॉपी है, रफ कॉपी है, जिस पे हम कुछ लिखते हैं। तो अगर बाई चांस वो हमसे नीचे गिर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पाप ना लग जाए। हम उसको उठाते हैं, उसको हाथ पैर जोड़ते हैं, उसको चूमते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हे परमात्मा हमें माफ़ करना, हमसे गिर गई। और अगर दूसरी तरफ एक सिंपल सी कॉपी है और नीचे गिर जाती है तो हम उसको सिंपल सा छू लेंगे, ज़्यादा उसको सॉरी फील नहीं करेंगे, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि इन दोनों बुक्स में ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट है? जो सेक्रेड है, जो कि एक ज़्यादा वैल्यू सिस्टम में है, राइट। और उन्होंने तर्क दिया जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, जब प्रथाएं होती हैं, वो पवित्र चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। आप सोचो, एज्यूम करो, आप एक गुरुद्वारा में गए, मंदिर में गए, चर्च में गए, मस्जिद में गए, तो वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए क्या होंगी? सेक्रेड या एक नॉर्मल सी चीज़ें प्रोफेन होंगी? ऑब्वियसली सेक्रेड होंगी। आप उसको हाथ जोड़ोगे, वहाँ पे जाकर अपनी प्रे मांगोगे, चाहे वहाँ पे कुछ भी रखा हो, आप उसको सेक्रेड के रूप में, सेक्रेड के रूप में, आध्यात्मिकता के रूप में उसको पूजोगे, राइट। क्योंकि व्यक्तियों के जीवन को अर्थ देते हैं और उद्देश्य प्रदान करते हैं। कौन? रिलीजन। और उसमें जो बनी हुई सैक्रेड चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी को, हमारे व्यक्तियों के जीवन को अर्थ प्रोवाइड करते हैं, अपने क्या करना है, कैसे करना है, और एक उद्देश्य प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो धार्मिक ग्रंथ हो गए, मिथक हो गए, अनुष्ठान हो गए, प्रतीक हो गए, सामूहिक जो समुदाय हैं उनकी जो साझा मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, नैतिक संहिताएं हैं, ये सब क्या हैं? सेक्रेड हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं, राइट। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, सेक्रेड चीज़ें जो रिलीजन में हैं, वो हमें नैतिक मार्गदर्शन करती हैं कि अपने क्या करना है, कैसा बिहेव रखना है, कैसे नैतिक बनना है, राइट। और सामाजिक जो मानदंड होते हैं उनको भी अच्छा बनाकर रखती है, सामाजिक व्यवस्था बनाकर रखती है, एकजुटता को बढ़ावा देती है। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय पुष्प हो गया, गीत हो गए, पवित्र ग्रंथ जैसे गीता होगी, रामायण होगी, राइट। के अकॉर्डिंग जो रिलीजन है वो समाज को नियंत्रित करने में काम आता है कि समाज को कैसा चलाना है, समाज में कौन से वैल्यू सिस्टम होने चाहिए, और समाज में किस तरह का भय बनाकर जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करनी है, राइट। नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी काम करता है, और जो सामाजिक नियंत्रण है उसको भी बनाए रखने में, और जो सामाजिक नियंत्रण है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करता है, ताकि विचलन की, जो सामाजिक विघटन की स्थिति ना पैदा हो। हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है, ताकि लोग कैसा व्यवहार करें, कैसा जीवन जिए, इसके बारे में हमें कौन सिखाता है? धर्म। क्योंकि धर्म में बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे रामायण, भगवत गीता, मुस्लिम्स में कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब। इसमें क्या लिखा हुआ है
कि एक व्यक्ति में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको कैसे ठीक कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके मन में उलझन है कि मैं क्या करूं, इस रास्ते पे चलूं या इस रास्ते पे चलूं। तो मैंने किसी रील्स में देखा था कि अगर आपके पास गीता है तो उसको ओपन करो, जो मर्जी आपका पेज ओपन हुआ उसको पढ़ लो, जहाँ पे आपकी नज़र जाती है तो वो आपकी जो स्थिति है, विचलन की जो स्थिति है कि आप इधर जाओ कि उधर जाओ, उसमें आपको रास्ता मिल जाएगा। राइट, ये चीज़ें लागू होती हैं सिखों में भी, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, मुस्लिम्स में कुरान शरीफ है, क्रिश्चियंस में बाइबल है, राइट, और हिंदुओं में गीता है, भगवत गीता है, रामायण है। तो वहाँ पे ये चीज़ें लागू होती हैं। मतलब अलग अलग धर्म, उनकी अलग अलग धार्मिक पुस्तकें, और सभी का एक ही मोटिव है कि लोगों को उनका जो उद्देश्य है उनको अर्थ प्रोवाइड करना, उनके जीवन को आसान बनाना। अंडरस्टैंड। ये एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जब दरखीम रिलीजन की स्टडी कर रहे थे तो वो समाज के पर्सपेक्टिव से कर रहे थे, ना कि धार्मिक कॉन्टेस्ट से। उनका मानना था कि धर्म समाज को कैसे प्रभाव कर रहा है, ये धर्म है ये समाज है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, और धर्म का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर की स्टडी करना थी, ना कि एक पूरे के पूरे एक रिलीजन की स्टडी करना था। राइट। उनके अकॉर्डिंगली जो धर्म है वो एक सामाजिक घटना है कि समाज के लोगों ने धर्म बनाया है ताकि लोगों में एक डर बना रहे, लोग अपनी जो जिंदगी है, जो अपनी जीवन है, उसको अच्छे ढंग से जिए। राइट, और समाज में व्यवस्था बनी रहे, सोशल ऑर्डर बना रहे, स्थिरता में आए, स्थिरता बनी रहे। राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सुसाइड, जो कि इमाइल दरखाइम का मोस्ट फेमस थ्योरी थी, जिसके लिए इनको जाना भी जाता है। दरखिम का मानना था कि जो सुसाइड है वो एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, वो एक सोशल फैक्ट है कि अगर कोई इंसान सुसाइड कर रहा है तो वो अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, उसके ऊपर सोशल प्रेशर बना है, चाहे वो परिवार के द्वारा हो, चाहे वो समाज के द्वारा हो, चाहे वो रिलीजन के द्वारा हो, जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। राइट, ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी 1897। राइट, जिसमें इन्होंने एग्जामिन करा कि सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं किसी सुसाइड के कंट्रीब्यूशन में। एक इंसान सुसाइड क्यों करता है, उसके पीछे के जो सोशल फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी करी इन्होंने, अपनी बुक में लिखी, और इनके ऊपर इन्होंने स्टडी करी जिसको इन्होंने अपनी बुक में लिखा। इन्होंने मल्टीवेरिएंट, वेरिएबल, कॉन्कॉमिटेंट एंड सर्वे करके अपनी जो बुक में मेथड यूज़ करे हैं, स्टडी मेथड्स। राइट, इन्होंने 4 प्रकार की सुसाइड्स के बारे में बताया है। है इगोस्टिक सुसाइड, जहाँ अहंकारी आत्महत्या। अब अहंकारी का मतलब क्या हुआ कि लोगों में अहंकार आ जाता है? ऐसा नहीं है। जब इंसान को लगता है कि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा, कि लोग तो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, लोगों को लगता है अब ये कंगाल है, इसके पास पैसे नहीं है तो हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो उसको लगता है कि समाज मेरे साथ जुड़ नहीं रहा, समाज मेरी इज्जत या रिस्पेक्ट, समाज मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो अकेलेपन की फीलिंग में आ जाता है और वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। राइट। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड या परोपकारी सुसाइड। अब परोपकारी का मतलब किसी पर परोपकार करके सुसाइड कर लेना, जैसे सती प्रथा। आर्मी वाले ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि ये समाज से इतना जुड़े हैं, इतना जुड़े हैं कि यही लोग हैं जो समाज को चला रहे हैं, यही लोग हैं जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं होगा, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा समाज के लिए। इसी वजह से परोपकारी जो सुसाइड है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होती है। राइट।
जैसे जिहादी लोग होते हैं, सेना होती है। जिहादी हमला कैसे होता है, उसमें क्या कहा जाता है, क्या अपने अपने वतन के लिए शहीद होना है, तो वो सुसाइड करते हैं, अपने आप को बम लगाकर अपने आप को ब्लास्ट कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं अपने वतन के लिए, उनको लगता है कि हम बलिदान खुशी खुशी में दे देंगे। और जो सेना लोग होते हैं वो भी बॉर्डर पे खड़े होते हैं, उनको नहीं पता गोली कहाँ से कब आ जाएगी, बट उनको क्या फीलिंग है कि हम अपने भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, राइट। ये होती है परोपकारी सुसाइड। नेक्स्ट है एनोमिक सुसाइड। मतलब कि एनोमिक का मतलब मैंने आपको बताया था, जब नियम कानून का बिखराव हो जाता है, जब जो सामाजिक मानदंड हैं वो गिर जाते हैं, राइट। जैसे आर्थिक मंदी हो गई, युद्ध हो गया, तो क्या हुआ, समाज में जो बने हुए नियम थे वो टूट गए। यही हुआ ना, जो एक सिस्टम तरीके से चीज़ें चल रही थी वो ख़त्म हो गई। तो अब लोगों को लगा अब हम कैसे जिएंगे। जब कोविड आया था तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करा, उनको लगा कि हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, राइट। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि लोग जो होते हैं अपने आप को भटका हुआ महसूस करते हैं, जिसकी वजह से जो है आत्महत्या हो जाती है। के लिए मैंने आपको कोविड के बारे में बताया, और भी रीजंस है, जैसे लॉटरी लग जाना, लॉटरी तो लग गई पर दिवालिया हो जाना, और सामाजिक संतुलन जो है वो खो जाना, कि समाज में जो उसकी एक रेपुटेशन थी वो ख़त्म हो गई। प्रेम विवाह ना हो पाना, मतलब घर वालों ने मना कर दिया, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने शादी करने से मना कर दिया। एक होता है कि आपने शादी तो करी बट उसके बाद आपका तलाक हो गया, और अब आपको ये फिक्र रहेगा कि यार कि हमारा जो समाज है वो हमें बुरी नज़र से ना देखे, हमें बुरा भला ना कहें, जिसकी वजह से जो मोस्टली फीमेल्स होती हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट है फेटलिस्टिक सुसाइड। अब इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि वो पूरी की पूरे जब व्यक्ति को लगता है कि वो सारे का सारा बाहरी ताकतों के नियंत्रित में है, बाहरी ताकतों के नियंत्रण में है, राइट। और अपने आप को फिर निराश महसूस करता है, उसको लगता है कि मैं अपने आप को नहीं चला रहा, पूरे का पूरा जो समाज है वो मेरे को चला रहा है, राइट। जैसे एक बांझ स्त्री है, उसको क्या करेंगे लोग, बुरा भला बोलेंगे कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती। उनको क्या पता कि वो स्त्री में दोष है कि उसके घर वाले में, जो उसके हस्बैंड में दोष है, राइट। बस उस स्त्री को ही, उस लेडी को ही बुरा भला कहा जाएगा। अगर कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो ये नहीं देखेंगे कि उसने कितना पढ़ा, उसने क्या सीखा, उसने अपनी लाइफ में क्या देखा, सिर्फ ये उसको कहेंगे कि आप इतना पढ़े और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, राइट। तो इस वजह से भी जो हैं लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि वो अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंटेबल ही नहीं कर पाते, अपने आप को इतना सहज नहीं महसूस करते कि अगर हम फेल हो गए तो हम फिर क्या हो गया, फेल ही हुए हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, क्या पता हमारी लाइफ में जो ये चीज़ें हैं वो नहीं हैं, कोई और चीज़ें लिखी हुई हैं। इन चीज़ों के सोचने की बजाय अगर हम सुसाइड करते हैं तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। जो दरखिम का आत्महत्या का सिद्धांत था, सुसाइड का जो थ्योरी थी, वो बहुत ही प्रभावशाली रहा। लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सराहना करी, क्योंकि बहुत सारे समाजों में आत्महत्या की जो दर है उसको समझने के लिए इसका प्रयोग होने लगा, क्योंकि एक जटिल समस्या है। अब सिंपल सी तरीके से मैं समझा देती हूँ कि जब हम समाज के साथ ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, परोपकारी सुसाइड। जब हम समाज से टूट जाएंगे तो क्या होगा, इगोस्टिक सुसाइड। जब समाज में जो नैतिक कर्म है, नैतिक नियम है, जब समाज में नैतिक नियम टूट जाएंगे तब क्या होगा, एनोमिक सुसाइड। और जब हमें लगेगा कि ये हमारे भाग्य में ही लिखा है तो क्या होगा, भाग्यवादी या फटलिस्टिक सुसाइड, कि पास हो जाना मेरी तो किस्मत में ही है, एग्ज़ाम में फेल हो जाना मेरी किस्मत में ही है, मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरी किस्मत ही खराब है। जब ये चीज़ें माइंड में चलती हैं तो सुसाइड होता है।
दरखिम का सुसाइड का थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा नियतिवादी है, डिटर्मिनिस्टिक है, जिसकी वजह से इसकी आलोचना करी गई। और उन्होंने कहा कि इसने सिर्फ समाज के पर्सपेक्टिव से ही सुसाइड के बारे में बताया है, जो व्यक्ति की जो मेंटल स्टेट है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो दरखिम का समाजशास्त्री होने के नाते जो उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है सोशियोलॉजी में, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसको आज भी समाजशास्त्रियों द्वारा, जिसको आज भी सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा अपने रिसर्च में यूज़ करा जाता है। सो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ इमाइल दरखाइम, राइट। हम सभी को पता है कि जो इमाइल दरखाइम है वो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और उनको समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक माना जाता है। और उन्होंने सोशियोलॉजी डिसिप्लिन मतलब कि सब्जेक्ट के विकास पे अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपनी बुक्स लिखी थी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में थी, जो कि थी कि सामाजिक एकजुटता बनी रहे और समाज में जो डिवीज़न ऑफ लेबर हो वो समाज की प्रगति के लिए हो, सोशल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हो। नेक्स्ट थी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, कि हम समाज में कैसे स्टडी कर सकते हैं, कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने 1895 में एक बुक लिखकर समझाया। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है सुसाइड की, जो कि 1897 में लिखी थी, जिसमें जिसमें इन्होंने ये बताया कि सुसाइड के 4 प्रकार हैं और सुसाइड क्यों होता है, और जो सुसाइड है वो एक सोशल फिनोमिना है, एक सोशल फैक्ट है, एक सोशल फैक्ट है, ना कि एक पर्सनल या इंडिविजुअल एक्ट, राइट। उन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। उन्होंने इसमें बताया कि रिलीजन क्यों ज़रूरी है एक समाज के लिए, और समाज पे रिलीजन का क्या प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने अरुणता ट्राइब जो ऑस्ट्रेलिया की है वहाँ पे जाकर स्टडी करी थी टोटेज़म की, राइट। वो टोटेज़म को मानते थे, वहाँ की जो ट्राइबल सोसाइटी थी, राइट। और भी बुक्स हैं, एजुकेशन एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, द मोरल एजुकेशन 1973, ये इनकी लेटेस्ट हम कह सकते हैं, जहाँ सबसे लास्ट वाली कह सकते हैं, जो लेटेस्ट कह सकते हैं, द मोरल एजुकेशन बुक जो है, राइट। अब जो दरखिम की बुक्स है उनको कई भाषाओं में अनुवाद करा गया है, ट्रांसलेट करा गया है, जिसको हम अब पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो पंजाबी मीडियम है, चाहे वो हिंदी मीडियम है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो कोई और भाषा है, राइट। उनके विचारों का उपयोग अपराध में होता है, शिक्षा में होता है, कानून में होता है, धर्म सहित कई सामाजिक घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, उसको समझने के लिए करा जाता है, राइट। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे लेख्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, और उनके काम का जो समाजशास्त्र में विकास है उसमें गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र के टॉपिक सब्जेक्ट को पढ़ाया है, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र के सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ाया है, और इस तरह पढ़ाया है कि आज भी हम सोशियोलॉजी के ऊपर पीएचडी भी कर रहे हैं, राइट। आज हमने इमाइल डर्कहाइम की सब थ्योरीज को एक ही वीडियो में समझा है, और जिससे हमको हमारी स्टडी में हेल्प होगी। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी इस वीडियो से अपनी स्टडी में, अपने यूजीसी नेट पेपर में, अपने यूपीएससी के पेपर में हेल्प होगी। एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट भी हम लिख सकते थे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस।